न्यूक्लियर मैट्रिक्स में या न्यूक्लियर सैप में हम बोलते हैं कि इट इज क्लियर फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, काफी क्लियर होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर का, और इस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो हम बार बार बोल रहे थे ना कि न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल है, फ्लूइड मटेरियल है, क्लियर है, वो मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल और कोई नहीं, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें होता क्या है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए, आरएनए वगैरह, एंड द राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब देखो, बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज बैठी रहती है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आप बोल सकते हो कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होंगे, डीएनए के अंदर जीन होगी। ठीक है, तो आखिर ये क्रोमोसोम दिखते कैसे हैं भाई, घूम फिर के हम कहाँ आ गए हैं, न्यूक्लियस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वहां पे आपको दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और इन दोनों ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये हो गई एक क्रोमेटिड और ये क्या हो गई दूसरी क्रोमेटिड, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, कैसी हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही क्रोमेटिड्स आपस में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के में आप बोल सकते हो कि उसमें जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, यानी कि न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, और ये दोनों क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में आपस में जुड़ी रहती हैं। देखा जाए तो दोनों ही क्रोमेटिड्स साइड बाय साइड अरेंज होती हैं और दोनों ही आपस में जुड़ी कहाँ रहती हैं, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये और कोई नहीं, ये है हमारा क्रोमोसोम। ये क्या बना दिया मैंने, क्रोमोसोम। हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स मतलब क्या, ये बने होते हैं डीएनए के, इसमें होता है डीएनए और इसमें होते हैं क्या, प्रोटीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम किसका बनता है, क्रोमोसोम हम बोलते हैं कि डीएनए का बनता है और हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स का बनता है। सेल में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं कि डीएनए होता है जो कि आप बोल सकते हो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है अपने अंदर। समझे इस बात को। चलो फिर इसके बाद में अब सवाल ये है कि मैम ये जो आपने क्रोमोसोम बनाया है, आप बोल रहे हो कि इसमें डीएनए होता है, लेकिन हमें तो दूर दूर तक कहीं डीएनए दिखाई दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये जो एक क्रोमेटिड है ना, इसको पकड़ करके आप खींच दो। जब आप इसको पकड़ के खींचोगे ना तो आपको दो रस्सियां दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी आपको, दो रस्सियां दिखाई देंगी। और ये दोनों ही रस्सी आपस में कैसी होंगी, ये दोनों ही रस्सी आपस में उलझी हुई होंगी। ठीक है, और हर एक रस्सी क्या होगी, कॉइल्ड होगी, एक हेलिक्स बना रही होगी। यानी कि यहाँ पे जैसे आप एक क्रोमेटिड को पकड़ के खींचोगे आपको दो रस्सियां दिखाई देंगी जो कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हुई दिखाई देंगी। इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीएनए। और डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जैसे कि ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, जीन बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम है ना, ये अभी अपने बहुत ही कंडेंस्ड स्टेट में है। जब सेल डिवाइड करता है, देखो सेल का काम क्या होता है, डिवाइड करना, है ना, वो डिवीजन करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है कि जहां पे आगे जाकर के वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं। ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन उठा लेंगे कि भाई आज के बाद जो है ना अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं उस समय आपको क्रोमोसोम का एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि क्रोमोसोम आपको एक कंडेंस्ड स्टेट में दिखाई देता है। लेकिन जिस समय सेल डिवाइड नहीं करता है उस समय न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको कुछ फाइन फिलामेंट्स, कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे जो कि आपस में बिल्कुल क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज्ड होते हैं, पड़े हुए रहते हैं। और उन्हीं फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का फिलामेंट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में प्रेजेंट है, एक डिफ्यूज नेटवर्क बना रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएम, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल। और जब सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अपने डिवीजन की स्टेट में रहेगा, तो उस समय क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, बेसिकली यही जो क्रोमैटिन मटेरियल है ना, ये क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक है ना, कंडेंस होकर क्या बन जाता है, यही क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए और जीन क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या है? तो हमने न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियर सेप या उसका मैट्रिक्स पढ़ लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या होता है भाई? इट इज अ डेंस डार्क ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियस के अंदर जो है उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ आपको ऐसे गोले गोले डार्क कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये रिच होते हैं किसमें? आरएनएज और प्रोटीन्स में। न्यूक्लियोलस के बारे में इतनी जानकारी आपके लेवल पे सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियर एनवेलप को डिस्कस कर लिया, हमने न्यूक्लियर मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया, हमने न्यूक्लियोलस को डिस्कस कर लिया, हमने क्रोमैटिन मटेरियल को भी डिस्कस कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा न्यूक्लियस क्या हो गया है? पूरा फिनिश हो गया है। नहीं, एक चीज और है, न्यूक्लियस का फंक्शन भी है, ठीक है। जैसे कि ये है, देखो, it occurs in a non-dividing nucleus as fine filaments termed as chromatin fibers. These fibers lie crisscross and give the appearance of a diffuse network. Chromatin fibers are in fact greatly extended chromosomes. ठीक है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड को पकड़ के खींच दो क्या तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस के? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये हम बोलते हैं कि सेल की ग्रोथ भी जो है ना कॉज करता है। कैसे? बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो प्रोटीन सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी सिंथेसिस को क्या करता है? ये डायरेक्ट करता है कि हाँ भैया आप जो ना प्रोटीन सिंथेसिस कर लो, ताकि जो है ना सेल की क्या हो पाए? ग्रोथ हो पाए। फिर इसके बाद में इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। फिर इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड इज कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो आज हम अपने मम्मी पापा जैसे कैसे दिख पा रहे हैं? क्योंकि उनके जीन्स हम तक पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? तो मेल की बॉडी से जो स्पर्म आता है, फीमेल की बॉडी से जो एग आता है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल और फीमेल के रिस्पेक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यही स्पर्म और ओवा मिलके क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। यानी कि उस जाइगोट में मम्मी पापा के मेल फीमेल के जीन्स आ जाते हैं। और वही जाइगोट क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा अपने सेशन में, कि आगे जाकर के डिवाइड करेगा, मल्टीपल सेल्स बनाएगा, और यही मल्टीपल सेल्स क्या बना देते हैं? हमारी बॉडी बना देते हैं। तो आज इसीलिए हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं, ठीक है। चलो